नमस्कार, जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। रेलवे जीके जीएस पर आधारित ये 13वां वीडियो है। इससे पहले हम 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन 12 वीडियो में से एक वीडियो यानी कि 11वें नंबर का वीडियो जो है वो टोटली आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह है। ऐसे ही आज का ये वीडियो ये भी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर ही आधारित है, यानी कि वही प्रश्न हैं जो 2019 में पूछे गए हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो इससे आप नॉलेज के साथ साथ अनुमान भी तय कर सकते हैं कि कैसे प्रश्न बनते आए हैं और आगे कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, यानी कि सभी प्रश्न आए हुए हैं, तो बार बार बताने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि यहाँ कन्फ्यूजन दो प्रकार से होता है। एक तो आपसे पूछा जाता है इंडिया गेट और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ दोनों में ही कन्फ्यूजन होती है। आप याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार, आप ऐसे याद रखेंगे। और प्रवेश कहीं से भी करेंगे तो कहीं ना कहीं बाउंड्री से करते हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि ये तो मुंबई में स्थित है और साथ में ही अगर बात करें तो ये जो है मुंबई में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। ठीक है, इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो ये नई दिल्ली में कर्तव्य पथ आपने सुना होगा, जिसका नाम पहले राजपथ था, उसको बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है और वहाँ पर ये इंडिया गेट स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। इंडिया गेट की हाइट कई बार अनुमान लगा ली जाती है, तो आप लगभग याद रखेंगे कि ये जो है 42 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो देखिए, भारत में सती प्रथा जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ये कानून बना करके इसे समाप्त किया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो आपको याद रखना है कि कब की बात है, ये 1829 की। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी पूछा गया है कि ये किसके सहयोग से ऐसा हुआ या हो पाया। तो राजा राम मोहन राय, ये भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कर्नाटक का कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो महानता दिखाई देती है आधुनिक समय में भी, तो ये जो है कर्नाटक के हम्पी में दिखाई देती है, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। हम्पी के स्मारक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं और ये कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था 2019 में, तब भी इसकी जो प्रधानमंत्री थी ये शेख हसीना थी, और वर्तमान की बात करें तो अब भी ये शेख हसीना ही यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो आपको ये दोनों ही प्रकार से याद रखना है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने भारत में जब ये नई सरकार बनी है तो पहली विदेश मेहमान के तौर पर भारत की यात्रा की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इनका प्रश्न पूछना नॉर्मल है। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये प्रश्न सेम टू सेम दिखे। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें से एक मौलिक अधिकार यानी कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा करके 300A में रखा गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया, और अब इसे कानूनी रूप दे दिया गया है। यानी कि कानूनी रूप का अर्थ है कि अब ये कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो ये जो है अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये जो है आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। और समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 14 से 18 के बीच में समानता या समता के अधिकारों को दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये पूछे जाते हैं तो ये आर्टिकल 23 और 24 में इन्हें शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? देखिए, एक तो होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ ये है कि जो संसाधन एक बार खत्म होने के बाद में दूसरी बार भी उत्पन्न किया जा सके, वह नवीकरणीय होते हैं। और अनवीकरणीय में एक बार खत्म होने के बाद में संसाधन दूसरी बार में उत्पन्न होने में कई हजार साल लेते हैं। तो ये जो है अंतर होता है। और अगर इस अंतर की बात करें तो इसमें जो है लकड़ी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जबकि यूरेनियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो ये एंटीबायोटिक दवा के रूप में कार्य करती है और इसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? जैसे हमारे भारत में भारत रत्न है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान है। अब ये प्राप्त करने वाले भारत में, देखिए कई बार तो ऐसे पूछा जाता है कि ये पहले प्रधानमंत्री कौन थे या पहले व्यक्ति कौन थे। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है जैसे इसमें पूछा गया है। और एक फैक्ट और, भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों प्रश्नों को इस रूप में याद रखेंगे कि ये थे मोरारजी देसाई, जिन्हें 1990-91 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान का ये जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप याद रखेंगे कि इन्हें भारत रत्न जो है भारत रत्न भी दिया गया था। कब? 1991 में। और निशान ए पाकिस्तान जो है, ये जो इनका सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, तो ये दिया गया था 1990 में। तो ये दोनों ही पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब तक के पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखना है। साथ में ही आपको याद रखना है कि भारत रत्न के साथ साथ निशान ए पाकिस्तान प्राप्त करने वाले या निशान ए पाकिस्तान प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड्स को नियंत्रित करता है? तो देखिए, ये जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में सेबी। तो सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये भारत में म्यूचुअल फंड को जो है नियंत्रित और निर्धारित करता है। तो ये जो है 1988 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? देखिए, चार मीनार आप सभी जानते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये हैदराबाद में तो है, लेकिन हैदराबाद अब किस में है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हैदराबाद वास्तव में अब तेलंगाना की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना की जो निर्माण है या गठन है, ये 2 जून 2014 में हुआ था। और तब से लेकर के 10 साल, यानी कि 2 जून 2024 तक हैदराबाद ने लगभग संयुक्त रूप से राजधानी का कार्य किया था, आंध्रा की भी। लेकिन अब ये जो है पूर्ण रूप से तेलंगाना के राजधानी के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, मैंने 10वीं में एक ऐसे याद किया था, जैसे उसमें स्टार्टिंग ही इन शब्दों से होती थी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो ये जो शब्द है ये ही आज प्रश्न भी है, तो इसका राइट आंसर पोरबंदर होगा। ये पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। 2 अक्टूबर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि विश्व अहिंसा दिवस के रूप में ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यानी कि यहाँ के संविधान से ग्रहण की गई है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। कई बार आप सोचते होंगे कि ये एकल नागरिकता होती क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे कि एकल नागरिकता का अर्थ आप सामान्य से शब्दों में समझेंगे कि भारत में जो राज्य हैं उनकी अलग से कोई नागरिकता हो और भारत की अलग से नागरिकता हो। तो ये जो है मतलब केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग अगर नागरिकता है तो वह दोहरी नागरिकता कहलाएगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यानी कि भारत में अगर केंद्र की यानी कि केंद्र सरकार की अगर नागरिकता आपके पास है तो आप किसी भी राज्य में जा आ सकते हैं और कहीं पर भी रह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपको राज्यों की नागरिकता लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये एकल नागरिकता का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? पुटिंग शब्द जो है ये गोल्फ में यूज होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ऊंट अपने पेट में कितना पानी जमा कर सकता है? देखिए ये ऊंट जो है, हम इसकी कहानियां कई बार सुनते आते हैं कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो ये कारण होता है उसके अंदर जो फैट जमा होता है उसके पेट में, उसके कारण होता है। ये वास्तव में पानी नहीं जमा कर सकता, यानी कि पानी इसके अंदर नहीं समाता है। तो ये जो है राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने जून 2024 में प्रदान किया है? देखिए जो करंट के प्रश्न थे 2019 में जो पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हटा करके वैसे ही लगभग प्रश्न मैंने 2024 के करंट के हिसाब से यहाँ शामिल किए हैं। तो ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ अगर बात करें विश्व शिल्प नगरी की, तो भारत में जो है, भारत की अगर हम बात करें तो इसके 4 नगरों को ये जो है उपलब्धि हासिल हो चुकी है अब तक। इसमें जयपुर है, जयपुर है, ठीक है, जयपुर है, जयपुर के साथ में मैसूर है, जयपुर है, मैसूर है, और साथ में ही आपको याद रखना है तमिलनाडु का मामल्लपुरम, ठीक है, मामल्लपुरम, ये भी जो है इस नगरी के रूप में विख्यात है, यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इन 3 शहरों को पहले कहा जाता था, या इन्हें जो है ये उपलब्धि हासिल थी। लेकिन 2024 में, यानी कि जून 2024 में इसमें एक शहर और जोड़ दिया गया जिसका नाम है श्रीनगर, यानी कि अब ये 4 नगर हो गए हैं जो विश्व शिल्प नगरी के रूप में विश्व में दर्जा प्राप्त रूप में प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? बरली आप सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय है, तो आप ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र भी कई बार पूछा जाता है। मधुबनी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है बिहार में प्रसिद्ध है। कलम सेतु संभवतः केरल की एक कला है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा की एक चित्रकारी है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कोलकाता है, तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें सीमा शुल्क शामिल होता है, उत्पाद शुल्क भी इसमें शामिल होता है, सेवा कर जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, साथ में ही बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, और आप एक प्रकार के जीएसटी को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है निगम कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि करंट अफेयर्स के तौर पर इससे अच्छा प्रश्न आपको नहीं मिल सकता। जो फिलहाल ये पूछा गया है ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। क्लाउडिया शीनबाम ये मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों में भले ही महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, लेकिन यहाँ पर अभी भी देश का प्रमुख कोई नहीं बना है महिला के रूप में। तो यहाँ मैक्सिको जो है यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम बनी है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, सामान्य सा प्रश्न है, कई बार मैंने भी इसको पूछा है, तो राइट आंसर इसका डी है, यानी कि 356। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारी संसद है ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। राज्यसभा इसमें स्थायी जो है सदन है, यानी कि ये कभी भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 6 वर्षों के लिए इसके सदस्यों का चुनाव होता है, और प्रत्येक वर्ष 1/3 लोग, यानी कि 2 वर्ष में 1/3 लोग जो है इसमें रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? अगला प्रश्न है, ये जो पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आप सभी जानते हैं कि ये कोच यानी कि खेल जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, तो ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, 1985 भी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, मैं इसको कई बार बता भी चुका हूँ कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो राइट आंसर इनका ए होगा।
अगला प्रश्न है स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आप सभी जानते हैं कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ये मापा जाता है। अगला प्रश्न है हवा की निम्न में से किस घटक की मात्रा अधिकतम है? हवा की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हवा में निम्न में से किस घटक की मात्रा अधिकतम है? तो आप सभी जानते हैं यानी कि जो हमारा वायुमंडल है और उसमें जो हवा है उसकी गैसों में सबसे अधिक नाइट्रोजन है लगभग 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन आता है लगभग 21% के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा कई बार पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे 0.038%। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी का पहला ही प्रश्न या दूसरा प्रश्न था, मैंने बताया था आपको कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रतीक के रूप में जानी जाती है और ये जो है कर्नाटक में स्थित है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है और ये जो है नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, साधु बेट द्वीप है जहाँ पर ये स्थित है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो लगभग बहुत हैं, जैसे एक है आपको याद रखना है ताप्ती, दूसरी है नर्मदा, तीसरी है माही, और लूनी भी जाती है लेकिन ये जो है पश्चिम की तरफ बहती है, हालांकि ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये पश्चिम की तरफ मान लीजिएगा। ये जो है कुछ नदियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ नदियाँ हैं जो ये अरब सागर में जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियाँ भारत की गिरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन अरब सागर में जो है नर्मदा नदी में से गिरती है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं? देखिए ये जो प्रश्न है ये करंट से रिलेटेड है और जो राज्यपाल होते हैं ये जब भी चेंज होते हैं ये, तो ये डेटा आपको याद रखना होता है। वजूभाई जो बाला था ये जो है राज्यपाल थे उस समय, तो आपको ये याद रखना है। वर्तमान में अगर हम राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद जो गहलोत हैं ये वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर करंट में कोई डेटा चेंज होता है तो वह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आप उस हिसाब से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये अगले प्रश्न जो है ये 29/3/2019 की सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इन्हें देखेंगे। ये जो है निम्न में से कौन सी योजनाओं या कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास को लाना है? तो समावेशी विकास के लिए दोनों ही योजनाएं, एक स्वाभिमान और दूसरी मनरेगा, ये दोनों ही योजना कार्यरत हैं, तो ये इनका राइट आंसर जो है सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल कुछ वस्तुएं आपको याद रखनी है, जैसे श्रमिक संघ है, समाचार पत्र है, बिजली है, आर्थिक नियोजन है, शिक्षा है, विवाह, तलाक, ट्रेड यूनियन इत्यादि हैं, तो इनमें जो है राइट आंसर ए होगा, यानी कि ट्रेड यूनियन इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा आप सभी जानते हैं ये जो है पाउंड स्टर्लिंग यानी कि पाउंड है, राइट आंसर इसका बी होगा। मुद्राएं कई बार पूछी जाती हैं, तो आप ये भी प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की बात करें तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है, काफ़ी अच्छा प्रश्न मैंने रखा है। अभी हाल ही में भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित थे? देखिए आप याद रखेंगे कि ये जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, यानी कि ये फुटबॉल प्लेयर हैं, तो राइट आंसर इनका डी है। ये बहुत लंबे समय तक भारत का नेतृत्व कर चुके हैं और ये कप्तान भी रह चुके हैं। लेकिन साथ में आपको याद रखना है इनके खेल की शुरुआत थी ये मोहन बागान क्लब की तरफ से शुरू किया था, तो ये कोलकाता में स्थित है। अंतिम मैच इन्होंने खेला था कुवैत के विरुद्ध, कुवैत के विरुद्ध साल्ट लेक कोलकाता में इन्होंने संन्यास ले लिया है, यहीं पर ये जो है संन्यास लिया था। आप याद रखेंगे इन्होंने कुल गोल 94 किए थे, ठीक है, कुल अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बात की जाए तो इन्होंने 94 किए थे और कुल 151 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, तो ये फैक्ट याद रखने हैं। साथ में ही आपको याद ये रखना है कि रोनाल्डो के 128, अली देई के
108 दूसरे नंबर पर थे और मेसी 106 के बाद चौथे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंग पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? आप सभी जानते हैं पावर हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश, देखिए आप एक फैक्ट और याद रखेंगे, 18वीं जो लोकसभा थी उसके लिए जो चुनाव हुए थे उसके साथ में 4 अन्य राज्यों के चुनाव भी हुए थे। इनमें से आप याद रखेंगे एक है सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है सिक्किम, दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और साथ में ही आपको याद रखना है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है यहाँ पर भी चुनाव हुए थे, और एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, 1 2 3 और 4 राज्य हैं। सिक्किम में और ये अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप याद कैसे रखेंगे कि जो सिक्किम है ये प्रेम सिंह तमांग ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए हैं। ठीक है, यानी कि फिर से बने हैं। ये पहले भी थे ये, और फिर से इन्हें ही मुख्यमंत्री पद पर वापस किया गया है। पेमा खांडू ये भी पहले से थे, ये भाजपा का नेतृत्व करते हैं, तो ये जो है यहाँ से फिर से भाजपा की सरकार आई और ये फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वास्तव में पहली बार बीजेपी ने यहाँ पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले बीजू जनता दल जो थी, यानी कि उसका ही लंबे समय से 24 वर्षों तक शासन रहा है, तो अब इनके मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं। और इनके मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये बीजेपी से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहे, तो चंद्रबाबू नायडू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्यमंत्री हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस समय भी ये प्रश्न था और आज के समय में भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं फरीदाबाद में, और ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न फिर से ये पूछा ऐसे था कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा ये पूछना है। ठीक है, किया जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, तो आपको याद रखना है 2022 का पूछेंगे संभवतः नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लें तो आप याद रखेंगे कि 2022 में ये कतर में हुआ था, और फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें विजेता जो है अर्जेंटीना रहा था। अर्जेंटीना से ही संबंधित हैं कौन? जो मेसी जो खिलाड़ी हैं ये अर्जेंटीना के ही कप्तान थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 2026 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 देशों में आयोजित होगा, और ये 3 देश कौन कौन से होंगे? तो ये 3 देश के लिए आप याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं है, यानी कि 3 देश कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। कनाडा, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि इन तीनों देशों में ये आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ है? जीएमटी आप सभी जानते हैं कि ये जो है इंग्लैंड की ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम कहलाती है। तो जीएमटी का वास्तव में अर्थ ग्रीनविच मीन टाइम है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी टाइम होते हैं ये इसी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम ये आप याद रखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। भारत के संदर्भ में समय की जो पुष्टि होती है ये IST से होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी क्रिकेट मैच होते हैं तो IST भी लिखा होता है, GMT भी लिखा होता है। तो IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से, और ये जो है 82.30 डिग्री जो होती है ये इसके आधार पर निर्धारित होता है, और ये इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। हाँ, एक और फैक्ट पूछा जाता है कि GMT और IST में समय का अंतर कितना होता है? तो GMT जो है 5.5 घंटा
IST से पीछे होती है, यानी कि IST आगे होती है। यानी कि अगर मान लीजिए GMT का मतलब है कि अगर इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तो ये जो है 5.5 घंटा आगे होती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, और इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस के संविधान से, ठीक है, रूस के संविधान से जो है ये मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि इसकी अनुशंसा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वरत सिंह समिति, तो इसके आधार पर इसमें ये जो है जोड़े गए थे, और वास्तव में उस समय जोड़े गए थे तो 10 ही मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य बाद में आगे चल करके जोड़ा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि इन्हें आर्टिकल जो है 51 का के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर बी है, क्योंकि ये प्रश्न मैं अपने ही वीडियो में कई बार करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष ... के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर के माह में मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ निम्न में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ आप सभी जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो इसके मध्य भाग यानी कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन कोडईकनाल किस पर्वत पर स्थित है? कोडईकनाल भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं उन पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत यानी कि हरियाणा के पानीपत में। ये युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और ये मराठों के बीच हुआ था। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, और ये युद्ध ये हार गए थे, तो आप याद रखेंगे कि ये जो है इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा नहीं है? देखिए, आप याद रखेंगे कि भारत में वास्तव में 7 राज्य द्विसदनीय विधानसभा वाले राज्य थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो अब ये कुल 6 राज्य बचे हैं, और इन 6 राज्यों में एक तो आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है इसके पास भी द्विसदनीय विधायिका है, और इससे अलग हुआ तेलंगाना, ये भी द्विसदनीय विधानसभा वाला राज्य है, विधायिका वाला राज्य है, ठीक है। तो एक तो ये दोनों ही याद रखेंगे, साथ में ही बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। कौन कौन से? महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस हिसाब से कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आप याद रखेंगे बी, यानी कि तमिलनाडु इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये किसकी रचना है? देखिए, ये तीनों ही पुस्तकें ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। हालांकि ये भी माना जाता है, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये जो है किसी अन्य लेखक से लिखवाई गई थी, जो हर्ष के द्वारा, तो हर्षवर्धन या हर्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, धर्मनिरपेक्ष की बात करें, अखंडता की बात करें, या फिर समाजवादी, ये 3 शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन तीनों ही शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो देखिए, वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस के कारण कई बीमारियाँ होती हैं, चेचक है, खसरा है, हेपेटाइटिस है, लेकिन ये जो है कॉलेरा यानी कि हैजा, ये कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये इसके द्वारा नहीं होती है। यहाँ हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ही चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।